और अब खबरें तफसील से। नरेंद्र मोदी के वजीरों में कलमदानों की तकसीम हो गई है। अमित शाह को वजीर दाखिला बनाया गया है, जबकि राजनाथ सिंह को वजारत दिफा का कलमदान सौंपा गया है। निर्मला सीतारमण नई हुकूमत में वजीर खजाना होंगी, जबकि एस जयशंकर को वजारत खारजा का कलमदान सौंपा गया है। NDA 2 में पीयूष गोयल को वजीर रेल बनाया गया है। रविशंकर प्रसाद के पास वजारत कानून का कलमदान रहेगा। नितिन गडकरी को वजीर रोड ट्रांसपोर्ट, अर्जुन मुंडा को वजीर कबायली उमूर, गिरिराज सिंह को वजीर मवेशी पालन और हरसिमरत कौर को फूड प्रोसेसिंग का वजीर बनाया गया है। आपको बता दें नाजरीन कि NDA 2 में वजारत जो है सौंपी गई है। मिनिस्टर्स को जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको दिए गए हैं। इस नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी में तकसीम जो कलमदान किए गए हैं उनमें अमित शाह को वजीर दाखिला बना दिया गया है, जबकि राजनाथ सिंह को वजारत दिफा का कलमदान सौंपा गया है। वहीं निर्मला सीतारमण को नई हुकूमत में वजीर खजाना बनाया गया है। एस जयशंकर की बात करें तो उनको वजीर खारजा का कलमदान सौंपा गया है। साथ ही पीयूष गोयल को वजीर रेल बनाया गया है। रविशंकर प्रसाद की बात करें तो उनके पास वजारत कानून का कलमदान रहेगा। नितिन गडकरी को वहीं वजीर रोड ट्रांसपोर्ट सौंपा गया है। अर्जुन मुंडा की बात करें तो उनको वजीर कबायली उमूर बनाया गया है। वहीं गिरिराज सिंह को वजीर मवेशी पालन और हरसिमरत कौर को फूड प्रोसेसिंग का वजीर बनाया गया है। हमारे नुमाइंदे दिल्ली से विनीत कुमार बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरह से जो वजारत के कलमदान है सौंपे गए हैं, अमित शाह को वजीर दाखिला बनाया गया है, कौन कौन से नए ऐसे चेहरे हैं जिनको वजारत सौंपी गई है NDA 2 में? आज जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय का जो प्रभार है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सौंपा गया है। पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे और अब राजनाथ सिंह को शिफ्ट कर दिया गया, वो डिफेंस मिनिस्टर होंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो CCS के मेंबर दोनों ही होंगे, चाहे वो अमित शाह के बारे में बात करें वो भी CCS के मेंबर होंगे, या फिर हम अगर राजनाथ सिंह के बारे में बात करें वो डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर CCS के मेंबर होंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय का प्रभार जो है वो निर्मला सीतारमण को सौंपा गया है। निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री में होंगी। इससे पहले वो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्य जो लोग हैं जिनकी हम बारे में बात करें, जिन्हें नए लोगों को लाया शामिल किया गया है और उन्हें मंत्रालय दिया गया है, उसमें रमेश पोखरियाल निशंक की बारे में बात करें, उन्हें HRD मिनिस्ट्री दी गई है। साथ ही साथ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी को दिया गया है। पिछली बार भी वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर में ही थे। इसके साथ ही साथ स्मृति ईरानी में जिन्हें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनके पास पिछली बार भी था, इस बार भी उन्हें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ही दिया गया। और साथ ही साथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी जो है वो स्मृति ईरानी को सौंपी गई है। तो अब कुछ बदलाव तो जरूर हुए हैं क्योंकि जी विनीत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हम ये जानना चाहेंगे विनीत, जिस तरह से कुछ हलीफ पार्टियों के लीडर जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे आप प्लीज? किनकी नाराजगी की आप बारे में बात कर रही हैं? जी विनीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हलीफ पार्टियों के कुछ लीडर है जैसे कि नीतीश कुमार है, नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी वैसे हम कुछ लोग तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की नाराजगी के बारे में बात यहाँ पर नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि वो सांकेतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार ने से जब कहा गया कि वो मंत्रिमंडल में आए, क्योंकि शिवसेना को एक मंत्रिमंडल का पद दिया गया, LJP को एक मंत्रिमंडल का पद दिया गया, साथ ही साथ ये जो अकाली दल है उन्हें एक मंत्री का पद दिया गया। सभी सहयोगियों को एक एक
मंत्रालय अभी दिया गया है, सांकेतिक तौर पर मंत्रालय दिया गया है। तो इसी तरह वो जेडीयू को भी एक ही मंत्री पद जो है वो देना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार सांकेतिक तौर पर मंत्रालय में शामिल नहीं होना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि जेडीयू का जितनी सीटें हैं, उन्हें जेडीयू को लोकसभा में 16 सीटें हासिल की है, 16 जो उनके सांसद हैं लोकसभा में वो पहुंचे हैं, वो उसी के अनुसार प्रतिनिधित्व चाहते थे। और इसीलिए जेडीयू जो है वो सांकेतिक तौर पर नहीं चाहता है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो, बल्कि वो अपने प्रतिनिधित्व को अधिक करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने अपने एक मंत्री में, अपने कोटे के एक मंत्री को भी मंत्री पद की शपथ नहीं दिलवाई, बल्कि वो चाहते हैं कि जब उन्हें उनकी संख्या के अनुसार से उन्हें सीट दी जाएगी, मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, उसी के अनुसार से उन्हें तब वह मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने नाराजगी की बात से इनकार किया है, साफ तौर पे कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं। जी बिल्कुल विनीत, और जिस तरह से चुने गए हैं डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज के लिए मिनिस्टर्स को चुना गया है एनडीए 2 में, तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है, कैसी वाइब्स मिल रही है, कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ बड़ी बात यहाँ पर हुई है। अगर हम सीसीएस के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन सीसीएस के मेंबर्स बदल गए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी में जो पहले हुआ करते थे एस जयशंकर, उन्हें विदेश मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री में निर्मला सीतारमण हुआ करती थी, उन्हें वित्त मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। लेकिन वहीं पर रक्षा मंत्रालय का प्रभार जो है वो राजनाथ सिंह को दिया गया है, और अमित शाह को नई जगह मिली है, सीसीएस में नए तौर पर शामिल हुए हैं, जिसमें और उन्हें गृह मंत्रालय का जो है वो प्रभार दिया गया है। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि सीसीएस में दो जो सबसे खासा महत्वपूर्ण मंत्रालय है, सीसीएस में के जो मंत्रालय हैं उसमें दो नए चेहरे आए हैं। एस जयशंकर जो फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैं आपको एस जयशंकर के बारे में बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री चाइना गए थे 2012 में, उस समय वो उनकी मुलाकात हुई थी और खासा प्रभावित हुए थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियर डील में भी एस जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब अमेरिका के साथ भारत का न्यूक्लियर डील हुआ था, उस समय भी बड़ी भूमिका थी न्यूक्लियर डील में। साथ ही साथ जब बराक ओबामा को रिपब्लिक डे पर इनवाइट किया गया था, वो बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो जब यहां पर आए थे, उसमें भी एस जयशंकर की बहुत बड़ी भूमिका में थी। तो इन कार्यकुशलता के कारण, चूंकि वो मोदी सरकार के चहेते अफसर थे, जब मोदी वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, तब भी वो उन्हें काफी पसंद किया करते थे। और इसीलिए जब उन्हें जरूरत पड़ी, क्योंकि सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और उन्होंने मंत्री पद भी स्वीकार करने से मना कर दिया, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने अपने पुराने विश्वास पात्र रहे एस जयशंकर को पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई और अब उन्हें विदेश मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। जी बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। मोदी हुकूमत की नई काबीना की पहली मीटिंग आज शाम 5 बजे होगी। ये मीटिंग साउथ ब्लॉक में हो सकती है। इस मीटिंग में 100 दिन के एजेंडे पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। इस मीटिंग में पहले पार्लिमानी सेशन की तारीख का भी फैसला लिया जा सकता है। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज तारीखी जीत के बाद लगातार दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। मोदी हुकूमत के 57 वुज़रा ने भी हलफ लिया। टीम मोदी में जेडीयू को जगह नहीं मिलने पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार नाराज है। हालांकि उनका कहना है कि वजारत में शामिल होने के सिलसिले में कोई मांग नहीं थी, लेकिन इत्तेहाद में हलीफों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। नीतीश कुमार के मुताबिक सीटों के तनासुब की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अलामती शमूलियत पर पार्टी के लिए लीडरान तैयार नहीं थे। पार्टी के सभी साथियों से बातचीत की तो पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जो हमारे संगठन महासचिव हैं, सब लोगों से हमने बातचीत की तो सब लोगों ने कहा कि भाई ये उचित नहीं है कि हम लोग सांकेतिक भागीदारी करें। अगर भागीदारी करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग तो साथ में, हर हालत में साथ में। तो फिर उनको ये बात कम्युनिकेट किया गया
तो जब कम्युनिकेट किया गया तो फिर रात में उनके यहाँ के प्रभारी महासचिव हैं मेरे यहाँ आए। पहले तो दिन में ही बुला करके कम्युनिकेट कर दिया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई थे और कम्युनिकेट किया गया। फिर रात में आकर के उन्होंने कहा, हमने कहा भाई सब लोगों ने तो यही बात कर दी है, तो ये बात ही है, इसको मान करके चलिए और हम लोग तो साथ हैं, उसकी चिंता मत करिए कि हम लोगों को कोई अफसोस है, कोई परेशानी है, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो साथ हैं। हम तो जब भी कोई भागीदारी होती, और अब तो खैर उसका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है कि बिहार जैसे राज्य में आपने इतने लोगों को बना दिया, तो आपके अंदर ही एका दुक्का और होंगे जिसको कभी बनाइएगा, जो कुछ भी करिएगा, ये तो उनका निर्णय। नाजरीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यक्सा सिविल कोर्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मफाद आमा की अर्जी पर अदालत ने मरकज को भेजा नोटिस। इस मामले में अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और लॉ कमीशन से जवाब मांगा है। अर्जी में यक्सा सिविल कोड पर अदालती कमीशन कायम करने का भी जिक्र है। इस वक्त की एक और अहम खबर नाजरीन, यक्सा सिविल कोड पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मफाद आमा की अर्जी पर अदालत ने मरकज को नोटिस भेजा है। इस मामले में अब अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और लॉ कमीशन से जवाब मांगा है। अर्जी में यक्सा सिविल कोड पर अदालती कमीशन कायम करने का भी जिक्र है। बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने यक्सा सिविल कोड के लिए मफाद आमा की अर्जी दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और लॉ कमीशन को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। 2018 से किडनी जैसी बड़ी बीमारी में मुब्तला रहे हिंदू मुस्लिम खानदान को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने PIL दाखिल की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपने एक PIL दाखिल की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है, तो कब तक जवाब मांगा है? देखिए, 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और मैंने अपनी याचिका में ये कहा है कि 1950 में संविधान लागू हुआ था और संविधान सभा में लंबी बहस के बाद ये आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था। भारत एक सेकुलर कंट्री है, ये कोई गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। और संविधान में आर्टिकल 44 की व्यवस्था है, यानी धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज, सबके लिए अलग चल रहा है। हमारा संविधान कहता है कि सबके लिए कॉमन सिविल कोड होगी। हमने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार को निर्देश, अदालत सरकार को निर्देश दे कि सरकार एक जुडिशियल कमीशन बनाए। वो कमीशन भारत के सभी धर्मों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करे। हिंदू धर्म में क्या अच्छी बात है, इस्लाम में क्या अच्छी बात है, पारसी धर्म में क्या अच्छी बात है, सभी धर्मों की बेस्ट प्रैक्टिस को एग्जामिन करे। दुनिया के अलग अलग देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, उसको एग्जामिन करे। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनको एग्जामिन करके और सबको एग्जामिन करके दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, जिससे सभी महिलाओं को समान अधिकार मिले, उनको न्याय मिले और महिलाओं को सम्मान मिले। जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। सर, तो जवाब कब तक मांगा गया है, कब तक ये जवाब मिलेगा? और लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड 100% लागू होगा। पहली बात तो मैं इसलिए बताऊं क्योंकि हमारे संविधान यही कहता है। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से अलग अलग कानून बनाओ, धर्म के आधार पर कानून बनाओ। दूसरी बात ये कि बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में भी लिया हुआ है, तो इसलिए भी वोट जो मांगा गया है वो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। पुंछ में फौज की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। मुसलमानों के अलावा हिंदू और सिख बरादरी के लोग भी इफ्तार पार्टी में मदऊ किए गए थे। इफ्तार पार्टी का मकसद मुल्क में भाईचारे को फरोग देना था। देखिए जी, हर साल की तरह इस बार भी पुंछ 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने जो ये इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया है, इन्फ्राम किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा मुस्बत पॉजिटिव स्टेप उठाती है आर्मी यहाँ की। और यहाँ पे तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख देखिए सब यहाँ पे आए हैं इफ्तार पार्टी पे, एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहे हैं। तो ये एक मैसेज जाता है यहाँ से भाईचारे का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का। कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो, गुरपुरब हो, क्रिश्चियन का कोई त्यौहार हो,
तो ये आर्मी जो है ये बुलाती रहती है, यहाँ पे बुला के फंक्शन बुलाती रहती है। और आज के दिन मैं कमांडर साहब जो 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के और उनकी तमाम कमेटी को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग जो आए हैं, इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में भाईचारे का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद। आज यहाँ रोज़ा अफ्तारी की सिलसिले में 93 ब्रिगेड की तरफ से जो मुस्लिम भाइयों को रोज़ा अफ्तारी की सिलसिले में यहाँ एक ये गेट टुगेदर रखा गया है। ये एक प्रारंभिक यहाँ परंपरा है, हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब है, उसे आगे लेते हुए आर्मी तरफ से ऐसे जो कदम आजकल के दौर में यहाँ उठाए जाते हैं, इससे आपस में जो भाईचारा है, एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है जो किसी न किसी वजह से कम होता है, वो उससे मजबूत करने में और मदद मिलती है। अब बात करते हैं जुम्मतुल विदा की। जुम्मतुल विदा के रूह परवर मनाजिर आज देखने को मिले। मुल्क की छोटी बड़ी मसाजिद मुसल्लियान से पुर थी। मुसलमानों ने खुशो खुशू के साथ नमाज जुम्मा अदा की और रब कायनात से रहमत, मगफिरत, मोहब्बत और अमन आलम की दुआएं मांगी। मुल्क में लाख मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जाए, लेकिन मुल्क के लोग भाईचारे और एक दूसरे की मदद के साथ अमन और सुकून से रहना चाहते हैं। एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली है, देखिए रिपोर्ट। – 2018 से किडनी जैसी बड़ी बीमारी में मुब्तला रहे हिंदू मुस्लिम खानदान को जब कोई सहारा नहीं मिला तो तमाम मजहबी दीवारें टूट गईं। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब एक हिंदू और मुस्लिम खानदान एक नए रिश्ते की शुरुआत कर नई जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस पूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचाने वाले फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन ने बताया कि अब्दुल अजीज एक कश्मीरी मुसलमान गुज़िश्ता 1 साल से किडनी फेल होने की वजह से डायलिसिस पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी अहलिया शाजिया का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए किडनी नहीं मिल पा रही थी। इसी तरह बिहार की मंजुला देवी और उनके शौहर सुजीत कुमार का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं हो पा रहा था। फोर्टिस के सीनियर डॉक्टर रंजन ने बताया कि दोनों खानदानों को स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट से उम्मीद की एक किरण नजर आई, जहां ये दोनों खानदान एक दूसरे के साथ आई किडनी ऐप के जरिए राब्ते में आए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो पूरा मामला आया है हिंदू मुस्लिम का, एक बहुत अच्छा मैसेज भी जो है वो लोगों के बीच में गया है। आपसे समझना चाहेंगे ये पूरा क्या मामला था और किस तरह से आपने इस पे काम किया? देखिए, किडनी की जो बीमारी होती है उसका, किडनी फेलियर की बीमारी का हल होता है किडनी ट्रांसप्लांट। और रिसर्च में ये पाया गया है, जो डेटा है वो ये दिखाता है कि बेहतरीन इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट है और डायलिसिस से मरीजों का जीवन ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो इसलिए किसी भी मरीज़ जिसकी किडनी फेल होती है उसके लिए ट्रांसप्लांट ज़रूरी है। एक स्वैप ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। 2009 में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट में संशोधन हुआ था, जिसके की वजह से 2 ऐसे परिवार जिनमें कि डोनर्स हैं लेकिन उनकी आपस में नहीं मैच कर रही है, लेकिन एक परिवार की किडनी दूसरे परिवार से मैच कर रही है और दूसरे परिवार के पहले परिवार से मैच कर रही है, तो ऐसे में हम दोनों किडनी की अदला बदली कर सकते हैं। तो इसी को स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये जो हमारे पास ये 2 फैमिलीज़ हैं, अब्दुल अजीज़ जी जो कि कश्मीर के निवासी हैं और मंजुला कुमारी जो कि बिहार की रहने वाली हैं, तो इन लोगों में यही सिचुएशन थी। जैसे अब्दुल अजीज़ का ब्लड ग्रुप बी था और उनकी पत्नी का ए था, इस वजह से वो अपनी किडनी नहीं आदान प्रदान कर पा रहे थे। दुनिया में 90% लोग डायलिसिस के सहारे चल रहे हैं, जबकि 10% लोग ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। आई किडनी ऐप के ऑपरेटर्स का कहना है कि देश दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ा जाएगा। डायलिसिस के मुकाबले ट्रांसप्लांट ज्यादा आसान है। हिंदुस्तान जो कि एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन फिर भी मुल्क में मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाता है, लेकिन मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में आपसी मोहब्बत है। ऐसी ही ये मिसाल है जिसमें बिहार की हिंदू खातून ने कश्मीर के एक शख्स को ट्रांसप्लांट के जरिए किडनी दी। दोनों ने आपसी भाईचारे का पैगाम भी दिया है। मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ट्रांसप्लांट कराओ, फिर कोई डोनर मुझे नहीं मिला। मुझे 3 बेटियां हैं, 1 लड़का है,
जो कि छोटे छोटे हैं। फिर मिसेज मेरा तैयार हो गया किडनी डोनेट देने के लिए, लेकिन बात किस्म यह है कि इसका ब्लड ग्रुप मेरे साथ मैच नहीं हुआ। मेरे पापा की किडनी फेल थी, 2 साल से वो डायलिसिस कर रहे थे। डायलिसिस के दौरान हमें बहुत परेशानी हो रही, खासकर पापा को बहुत परेशानी हो रही थी। उनकी सांसें नहीं चल रही थी, खाना पीना तो वो खा ही नहीं सकते, ज़्यादातर कि वो पानी भी नहीं पी सकते थे। भी जाता है लोगों को कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो भाई भाई सच में हैं। सही में हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग पहले तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। हाँ, क्योंकि एक बात है कि आपकी वाइफ के साथ नहीं मैच हुआ, लेकिन दूसरी मुस्लिम फैमिली के साथ मैच हुआ। मैडम किस तरह से देखते हैं ये पूरा? हिंदू मुस्लिम का भी पहले भी किया जाता है, लेकिन अब एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है। तो मतलब मेरे परिवार से या मेरे हस्बैंड का नहीं हो रहा था मैच, और उनसे हुआ, तो इसके कारण मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली। तो इसके कारण तो मतलब एग्जाम्पल तो है काफ़ी। किस तरह से संदेश देना चाहेंगे कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए? एक बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि शरीर या किसी शरीर का कोई भी पार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हिंदू का या मुस्लिम का हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब हम लोग तो खुद बता नहीं सकते कि हिंदू का है कि मुस्लिम का है। इससे क्या मतलब हम लोग एक दूसरे को अगर मदद कर सकें तो इससे बड़ा और क्या धर्म हो सकता है। मुल्क में जात और मजहब के नाम पर सियासत करने वालों के लिए ये एक पैगाम है कि मुल्क की आवाम मोहब्बत और भाईचारे पर भरोसा करती है और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।